हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लॉकडाउन आपका कैसे बीत रहा है? हम तो क्या है, पूरा मेरा दिमाग ही ब्लॉक हो गया अब लॉकडाउन में, पूरा दिन घर पे बैठ के। होप सब अच्छी तरह से ठीक हो जाए और फिर हम फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने फिज़िक्स का जो हीट का लेक्चर था उसमें हमने एमिशन के बारे में पढ़ा था। फिर से थोड़ा सा उसका रिवीजन ले लेता हूँ मैं। एमिटेड हीट क्या होता है? एमिटेड हीट क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है तो वो क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है। ये हमने लास्ट पॉइंट में देखा था, इजंट इट? और हमने कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा था। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए क्या था? हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट हीट, इजंट इट? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट इंसिडेंट। और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? हीट ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट हीट, इजंट इट? इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन और जो एमिशन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आज हम जो पहला पॉइंट आज का पढ़ेंगे वो है एमिसिव पावर। थोड़ा सा थेरोटिकल चलेगा, सम्स आज नहीं है ज़्यादा। तो एमिसिव पावर, ये कंसेप्ट समझना है। एमिसिव पावर क्या होता है? देखिए, एमिसिव पावर जो होता है, इट इज हीट एमिटेड ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एक्सपोज्ड एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एक्सपोज्ड एरिया पर यूनिट टाइम। तो हीट एमिटेड क्या होगा? Q अपॉन AT। देखिए मैंने क्या लिखा है, सरफेस टेम्परेचर। सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सोचिए हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कितना है? कोर का लगभग 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस। और सरफेस का मान लो ठंडियों में कितना रहेगा? 30 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में कितना रहेगा? लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? तो वो उस हिसाब से हीट रेडिएट करेगी। अगर 2000 से करती तो हम मर जाते। तो सरफेस का टेम्परेचर होता है, अंदर कुछ भी हो टेम्परेचर, सरफेस पे कितना टेम्परेचर है उस हिसाब से हीट रेडिएट होती है। आप थर्मास फ्लास्क लेते हैं, इजंट इट? तो थर्मास फ्लास्क लेते हैं या चाय पीते हैं कप में, तो सरफेस का टेम्परेचर कम होता है तो कम हीट रेडिएट होती है, तो इसलिए हमको कम गर्म लगता है। अगर वही आप स्टील के भगोने में रखोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा भगोना भी गर्म हो जाएगा, तो वो ज्यादा हीट रेडिएट करता है, तो जो भी हम हाथ लगाते हैं तो हमको गर्म लगता है। तो एमिसिव पावर क्या है? हीट एमिटेड ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है एक्सपोज्ड एरिया, इजंट इट? मान लीजिए एक ऐसे हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, तो एक्सपोज सरफेस एरिया क्या होगी? सरफेस की एरिया ये A1 प्लस A2 है, सरफेस एरिया जो अंदर भी है जो बाहर भी है, वो दोनों मिलाकर सरफेस एरिया होगी। और एक्सपोज्ड एरिया कितनी होगी? A1 सिर्फ। एक्सपोज्ड एरिया कितनी होगी? सॉरी, सिर्फ A2 बाहर वाली, इजंट इट? तो ये बात याद रखनी है। व्हाट इज एमिसिव पावर? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर पर यूनिट एक्सपोज्ड एरिया पर यूनिट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, एमिसिव पावर, इजंट इट? अभी उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो है फेरिस ब्लैक बॉडी। मैंने आपको बताया था एक आइडियल ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती है, इजंट इट? ब्लैक बॉडी क्या होता है? उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी हो तो 99% होता है, यानी ए कितना होगा? लगभग
0.99 होगा। पर आइडियल ब्लैक बॉडी ABB, उसका A कितना होता है? परफेक्ट 1 होता है। असलियत में ऐसे कोई आइडियल ब्लैक बॉडी होती नहीं है, पर फेरी साहब, साइंटिस्ट का नाम क्या है? FERRY, फेरिस ब्लैक बॉडी को आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। मैं बताता हूं आपको क्यों। देखिए, फेरी साहब ने क्या किया था, एक स्पीयर लिया था, हॉलो स्पीयर लिया था, जिसका एक छोटा सा ओपनिंग था, ये स्मॉल अपर्चर था। ये क्या है? अपर्चर। और यहां पर एक उसने छोटा सा ऐसा प्रोजेक्शन दिया था, और ये जो इंटरनल सरफेस है, ये पूरी जो इंटरनल सरफेस है, उसको उन्होंने लैंप ब्लैक यानी काजल टाइप, आपके राख या जो भी हो ब्लैक डार्क कलर, उससे उसने पेंट किया था। तो उन्होंने पेंट करने के बाद यहां पर देखिए, जो भी हीट आई अंदर, मान लीजिए पहला रे ऐसी आई, ठीक है, पहली जो रे है वो ऐसे आई, टकराई। अभी इस रे में से 99% एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, 99% एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, इजंट इट? बाकी बची हुई 1% रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया? सिर्फ 1%, ये एनर्जी क्या है? सिर्फ 1% है इसकी। अच्छा, फिर से इधर टकराएगी, यहां का क्या होगा? फिर से 99% क्या हो जाएगा? उस 1% का भी 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इजंट इट? फिर से जो 1% बचा, उसका 99% क्या हो जाएगा? इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी का क्या होगा? यहां पर आकर गिरेगा 1%। हर बार 1% का 99% एब्जॉर्ब हो रहा है, जो 1% बचता है उसका 99%, बराबर है। जैसे मान लो 100 जूल आया तो 99 जूल एब्जॉर्ब हो गई, 1 जूल आ गई। अच्छा, 100 में से पहले रिफ्लेक्शन पे 99 जूल एब्जॉर्ब हो गई, 1 जूल आगे बढ़ी, 1 जूल में से फिर से 0.99 एब्जॉर्ब हो गई, 0.01 बच गई, 0.01 में से और 99% एब्जॉर्ब हो गई, यानी 0.001 बच गई। फिर और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से एब्जॉर्ब, फिर से रिफ्लेक्ट, ऐसे कर करके पूरी एनर्जी लगभग क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो भी एनर्जी एंटर होती है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी एंट्री एनर्जी कहां से हुई है? अपर्चर पे गिरी है। एनर्जी कहां गिर रही थी? अपर्चर पे गिर रही थी। तो इस अपर्चर को हम लोग फेरिस ब्लैक बॉडी बोलते हैं या आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग फेरिस ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कई बार बोर्ड में यानी शॉर्ट नोट आता है कि फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में बताओ या आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बताओ, तो ये आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। ऐसा जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है नेमिंग के साथ आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो हम पढ़ेंगे वो है एमिसिविटी। देखिए एमिसिविटी क्या है? मान लीजिए दो बॉडीज हैं, दोनों के डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है। ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। ये है आइडियल ब्लैक बॉडी, ये है हमारा नॉर्मल बॉडी। समझा? ये है आइडियल ब्लैक बॉडी, ये है नॉर्मल बॉडी। दोनों का टेम्परेचर TT है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। मैं मानता हूं कि बॉडीज का जो टेम्परेचर है T वो ग्रेटर है TS से, तो दोनों बॉडीज एनर्जी रेडिएट करेंगी, एमिट करेंगी। दोनों बॉडीज एमिशन बाय बोथ बॉडीज।
मैं क्या करता हूं, ईबी लिखता हूं एमिशन बाय परफेक्ट एमिसिव पावर, अभी निकाला ना Q बाय 80, हाँ इसके पहले एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, और E लिखता हूं एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल, दोनों बॉडी रेडिएट करेंगी पर अलग अलग करेंगी, ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी दोनों अलग अलग करेंगे, वो बात तो बरोबर है ना। E एनर्जी एमिटेड अपॉन एरिया बाय टाइम, इजंट इट, दोनों एमिट करेंगी, तो आइडियल ब्लैक बॉडी नॉर्मल बॉडी, इजंट इट। तो E जो है एमिसिविटी, इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, is a ratio of emissive power of black body. It is a ratio of energy emitted by ideal black body to normal body. Got my point? समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा emissivity. It is energy emissive power of ideal black body to emissive power of सॉरी मैंने थोड़ा सा लगता है मुझे उल्टा लिख दिया है। तो एमिसिविटी इट इज़ एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी तो एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ये हमेशा रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगी, तो एनर्जी एमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अभी जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट है, रूम है, जो भी है, इसका टेम्परेचर T0 है, ठीक है। यहां पर मैंने यही 2 बॉडीज थी, एक है आइडियल ब्लैक बॉडी, एक है नॉर्मल बॉडी, इजंट इट। इन दोनों का भी टेम्परेचर सराउंडिंग जितना ही है, T0 टेम्परेचर है दोनों का, इजंट इट। आपको पता होगा क्योंकि सराउंडिंग का भी कुछ टेम्परेचर है, सराउंडिंग भी कुछ एनर्जी इंसिडेंट करेगा और जो है बॉडीज के ऊपर कुछ एनर्जी गिरेगी, इजंट इट। मान लो कि एनर्जी, आपको समझो एक कंपार्टमेंट है, T0 टेम्परेचर है, बॉडीज का भी टेम्परेचर T0 है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडीज ये QI है, ये सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि डायमेंशन सेम है, एनर्जी तो सेम ही गिरेगी ना। T0 है, ये तो सराउंडिंग बॉडीज के ऊपर फेंक रहा है, और क्योंकि डायमेंशन सेम है तो सेम एनर्जी गिरी, सेम डायमेंशंस, ठीक है, ये एनर्जी इनके ऊपर गिरी। अच्छा, उसमें से आइडियल ब्लैक बॉडी कितनी एब्जॉर्ब करेगी? आइडियल ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है? 1 है। तो वो होता क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो ये क्या होगा? QA ऊपर गया इक्वल टू QI, उसने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। किसने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है? आइडियल ब्लैक बॉडी पे। अच्छा, जो नॉर्मल बॉडी होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A कुछ तो होगा, 0.5 होगा, कुछ भी होगा, A होगा। अच्छा, A इक्वल टू क्या आएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब QA अपॉन QI, बराबर है। मैं इसको एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी को QA इक्वल टू QI लिखता हूं। अच्छा, दोनों QA हो जाएंगे, नहीं तो इसको एक को मैं Q कर लेता हूं, इजंट इट। तो ये Q
इक्वल टू ए क्यू आई हो जाएगा। समझ में आया? Q क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी है, और QA क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइडियल ब्लैक बॉडी है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, ये एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की, सो इनका एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, पर टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या? दोनों सेम टेम्परेचर्स पे है, यानी इक्विलिब्रियम में है, तो एनर्जी तो बढ़ नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर T0 है ना, तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड is equal to energy emitted। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतनी ही एनर्जी वो क्या कर रहे हैं? एमिट भी कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नहीं तो एक का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ध्यान से देखूं, एमिसिव पावर E क्या होता है? E इक्वल टू, ये एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी है तो EB, ये क्या होगा? Q अपॉन AT, ये होगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट कितना करेगा? EB इक्वल टू Q अपॉन AT होता है एमिसिव पावर। तो Q जो एनर्जी एमिटेड है, QE, एनर्जी जो एमिटेड है QE, इसका कितना होगा? QE एनर्जी एमिटेड ये होगा EB इंटू AT। समझ में आ रहा है? EB इंटू AT, इतनी एनर्जी ये एमिट करेगा। अच्छा, ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है कौन? मैं उस साइड थोड़ा सा लिख रहा हूं ब्लैक बॉडी के लिए। ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो कितना होना चाहिए? EB क्या है? एमिसिव पावर का डेफिनेशन के हिसाब से QE अपॉन AT होता है, isn't it? तो एनर्जी एमिटेड क्या होगा? EB इंटू AT। एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड। जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा, बहुत सारी क्वांटिटीज है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, एक ब्लैक बॉडी के लिए है और एक पूरा नॉर्मल बॉडी के लिए है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो QE है, QE एमिटेड इक्वल टू QA होना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब। इसका एनर्जी एब्जॉर्ब QA है और इसका QE है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो QE कितना है? EB इंटू AT, और QA कितना है? इट इज इक्वल टू QI। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूं। अभी ये नॉर्मल वो किसके लिए था? ब्लैक बॉडी के लिए था। अभी आते हैं नॉर्मल बॉडी पे। नॉर्मल बॉडी कितनी हीट एमिसिव पावर उसका E होगा, E एमिसिव पावर होगा, तो इसने भी कुछ QE डैश मान लो हीट एमिट की होगी अपॉन AT। तो QE डैश ये हीट एमिट कितना होगा? E इंटू AT। समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू एनर्जी एमिट, इसने एमिट क्या किया है? QE डैश, तो QE डैश विल बी इक्वल टू, इसने एब्जॉर्ब कितना किया है? Q, isn't it? तो QE डैश कितना है? EAT इक्वल टू एमिट यानी एब्जॉर्ब किया कितना किया था? AQI। ये कितना किया था? AQI। तो समझने की कोशिश करना, तो EAT इक्वल टू A, QI की वैल्यू इस तरफ से कितनी है? EB इंटू AT। ध्यान से देखोगे तो AT कट हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आएगी? E अपॉन EB, E अपॉन EB। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ऐसे क्या हो सकते हैं? अलग अलग
ई, तो ई बी को क्या लिख सकता हूं मैं, पहला इससे कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन निकालता हूं अभी पूरा जो भी हमने सीखा। तो ई बी को क्या लिख सकता हूं, ई अपॉन ए, ठीक है। ई बी तो ब्लैक बॉडी है, इसका भी ए है, ये 1 है, कंफ्यूज ना हो, ए इसका भी ए 1 है ना, इसकी ए की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ई अपॉन ए, E1 अपॉन A1, E2 अपॉन E2, A2, ये सभी बॉडीज जिनका डायमेंशन सेम हो, E3 अपॉन A3, ये कांस्टेंट होता है रेशियो। एनर्जी एमिटेड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडीज विथ सेम डायमेंशंस, इसका भी ईबी का भी ए है 1, कुछ नहीं है, यानी ए 1 है। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, सोचिए ए की वैल्यू क्या है, ई अपॉन ई बी, थोड़ी देर से पहले मैंने क्या बताया था, दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी। कहने का मतलब ये दिस इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ये किरचॉफ साहब ने हमको बताया था, तो किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है ये, A इक्वल टू ई, ये कितना क्या बोलता है, जितना कोई भी बॉडी हीट एमिट कर एब्जॉर्ब करता है वही किसी न किसी टाइम पे वो बाद में एमिट करता है। गॉट माय पॉइंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, देखिए टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रूम है, और टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पर जो हीट एक्सचेंज है वो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रुका हुआ होता है, हीट एक्सचेंज चालू ही रहता है, जितना हीट देते हैं उतना ही हीट एमिट होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी क्यू आई लिखता हूं क्योंकि डायमेंशन सेम है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का ए क्या होता है 1, तो क्यू ए अपॉन क्यू आई होगा, तो क्यू ए इक्वल टू क्यू आई होगा। नॉर्मल बॉडी का ए इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू आई होता है, तो क्यू आई ऊपर गया तो क्यू इक्वल टू ए क्यू आई होगा नॉर्मल बॉडी के लिए। एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड। तो एमिसिव पावर का इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू एमिटेड अपॉन एटी, तो एनर्जी एमिटेड कितना होगा, ई बी एटी। इसका क्या लिखता हूं, नॉर्मल बॉडी का क्यू ई डैश, एमिसिव पावर क्यू बाय एटी होता है, तो क्यू ई डैश क्या होगा, ई बाय एटी। तो इसका एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब सेम होगा, तो इसका क्या होगा, क्यू आई आया। उसका भी एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिटेड आप ऐसे ही लिख लो जैसे जैसे मैंने बताया है। तो क्यू ई इक्वल टू क्यू होगा इसका, तो इसका क्यू कितना है, ए क्यू आई है उस तरफ का नॉर्मल बॉडी का, और एमिटेड कितना है, ई ए टी, तो ये ई ए टी सब कैंसिल होगा, तो ए इक्वल टू ई बाई ई बी। तो दो कंक्लूजन्स मिलते हैं, ई अपॉन ई बी है तो ई बी ऊपर गया तो ई अपॉन ए नीचे आएगा, इजंट इट। तो ई बी अपॉन यहां पर सब जगह ए है ना, तो ई बी का ए 1 होता है, तो ई अपॉन ए अलग अलग बॉडीज होंगे तो उनका एमिशन पावर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रेशियो होता है सेम होता है। और दूसरा ई बाई ई बी को एमिसिविटी भी बोल सकते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड emissivity both are equal. This is Kirchhoff's law of heat radiation, very important point that is to be noted from this particular point. आप स्क्रीन पॉज करके क्या कर सकते हैं, पूरा एक बार लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि अभी हमने कंक्लूड किया कि A इक्वल टू E होता है, isn't it? तो बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर फिर दो अलग अलग चीज़ें क्यों डिफाइन की, ये प्रूफ है जहां पर A इक्वल टू ई आया है, समझ में आ रहा है। A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी जब भी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर इंसिडेंट हीट के लिए है A, हीट इंसिडेंट होगी तो उसमें से कितना प्रतिशत वो एब्जॉर्ब करेगी, समझ में आ रहा है। और E है, ये एक प्रूफ मिला है, आप कंफ्यूज नहीं हो, A अलग कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, भाई उसमें से कितने प्रतिशत हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, यानी हीट कितनी एमिट हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल ही अलग है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो एमिटेड हीट के वो डिपेंड करता है
ई क्या है एक्चुअली कि ब्लैक बॉडी के मुकाबले ये कितना एमिट करता है, पर इससे मींस कोई भी नॉर्मल बॉडी ब्लैक बॉडी के हिसाब से कितना एनर्जी ई अपॉन ई बी है। ई क्या है, ई अपॉन ई बी, यानी ब्लैक बॉडी के मुकाबले कोई भी नॉर्मल बॉडी कितना हीट एमिट करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, इससे एक कंक्लूजन मिलता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अगर कोई गुड एब्जॉर्ब करेगा तो वो किसी न किसी टाइम पे गुड एमिटर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी मान लो वाइट है, वाइट कलर चीज है, वाइट कलर बॉडी है, तो वाइट कलर बॉडी क्या होती है, वो गुड एब्जॉर्बर है क्या, नहीं, तो वो एमिट भी क्या करेगी, कम हीट करेगी। स्मूथ कोई सरफेस, शाइनी सरफेस होते हैं, शाइनी सरफेस होती हैं, तो शाइनी सरफेस क्या करती हैं, शाइनी सरफेस ज्यादा से ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेंगी, तो बैड एब्जॉर्बर है, तो ये बैड एमिटर भी होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर डार्क रहता है कोई भी ब्लैक कलर की चीज है तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर, तो ये गुड एमिटर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि को दो बॉडीज हैं, एक डल बॉडी है और एक शाइनी बॉडी है, दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखा गया है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही है दोनों। अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, T0 बॉडीज का होगा। डल बॉडी यानी क्या, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही है, लेस एब्जॉर्प्शन। ये लेस एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट करते जाती है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या कर रही है, मैक्सिमम चीजें क्या कर रही है, डल बॉडी यानी ब्लैक कलर की थी, उसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया, इसने लेस एब्जॉर्ब किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हायर टेम्परेचर पे लेके गए, अभी टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का लेस है और इन दोनों का T0 था, पर T0 क्या है, इट इज वेरी वेरी लार्ज देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अभी हीट एमिट करने की बारी आएगी, तो हीट एमिट कौन करता है, ब्लैक बॉडी ज्यादा करेगा कि नॉर्मल बॉडी, डेफिनेटली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एमिशन आपको अभी अभी हमने देखा है कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, ज्यादा एमिट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट एमिट करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी। इसके मैंने एरोस कम दिखाए हैं। तो अभी ये ज्यादा एमिट करेगा तो शाइनी कौन बन जाएगा, ये की ये ज्यादा एमिट कर रहा है लाइट, शाइनी सब्सटेंस क्या होता है जो ज्यादा एमिट करता है, तो अभी ये शाइनी हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाते हैं, और ये डल। समझ में आ रहा है। रूम टेम्परेचर पे जो डल होता है हायर टेम्परेचर पे जाके वो शाइनी हो जाता है। कल आपको अगर याद होगा तो मैंने सन बताया था, सन इज अ ब्लैक बॉडी, इजंट इट। तो ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब करते समय अगर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है तो फेंकते समय भी बाहर एनर्जी वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, एनर्जी फेंकेगा बाहर। तो गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिसर, वो ज्यादा एमिट करते हैं। यानी कभी ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया आपको समझाने के लिए कि ए और ई अलग है। ए इस पे डिपेंड करता है, ई अभी काम में आएगा। किसी वक्त जो गुड एब्जॉर्बर था वो बाद में गुड एमिटर जाके बनता है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं। किसी वक्त जो गुड एब्जॉर्बर होता है, यहां ये और एमिट कहां से हो रही है, एनर्जी जो स्टोर हुई थी लोअर टेम्परेचर्स पे वो हायर टेम्परेचर पे एमिट होती है। कभी ना कभी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है अभी वो बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है। एंड ये बात आपको याद रखना है, एक बार ये एक सवाल आ चुका है, अगर डल और शाइनी सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो हायर टेम्परेचर पे वो डल और शाइनी रहते हैं, शाइनी डल ऑपोजिट, यानी शाइनी और डल होके ऑपोजिट हो जाते हैं।
कि रिमेन्स अनचेंज नन ऑफ दीज, तो ऑपोजिट हो जाते हैं, डल हो जाता है शाइनी, शाइनी हो जाता है डल। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस केस को समझने के लिए। आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लें। ठीक है, फाइनल जो पॉइंट आज हम थ्योरेटिकल सीखेंगे वो है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, स्टीफन साहब ने क्या बोला था, एनर्जी रेडिएटेड, क्या, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन, first it depends on exposed area, it depends on exposed area of the body A, तो मैं दूंगा dq by dt is directly proportional to A। second, it depends on emissivity, अभी अभी हमने पढ़ा है एमिसिविटी E, तो ये जो dq एनर्जी रेडिएटेड स्मॉल एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन E। और तीसरा पॉइंट है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होगा, dq बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। अगर ये यानी एक्सपेरिमेंटेशन से आया था, उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, अगर तीनों को मैं जमा कर दूं तो dq बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ऐसा देखा गया था जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट क्या होती है उसके फोर्थ पावर से। मान लो कि अगर टेम्परेचर 10 है, 10 का क्या, अभी 10 पे मान लो हीट रेडिएट हो रही है 50 जूल, इसका एग्जांपल बता रहा हूं। अगर टेम्परेचर 20 हो गया, डबल हो गया, तो जो हीट एमिट होगी वो कितना हो जाएगा, 2⁴ यानी 16, 2⁴ यानी क्या, 16 फायदा 800 जूल एमिट होगी। समझ रहा है, तो E A T⁴ isn't it? तो dq बाय dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट k आएगा k E A T⁴। और ये जो k कांस्टेंट है, ये स्टीफन साहब ने क्या किया था, दैट अमाउंट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इट डिपेंड्स ऑन एक्सपोज्ड एरिया, एमिसिविटी E एंड फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, और तीनों को क्लब किया था। ये क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट। और ये स्टीफेंस कांस्टेंट k को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये इसका वैल्यू होता है 5, 6, 7 इंटू 10⁻⁸, और यूनिट क्या होगा 5.67 इंटू 10⁻⁸। dq बाई dt एनर्जी पर यूनिट टाइम है, इसका वैट होगा। एमिसिविटी का तो कुछ नहीं होता है, A क्या है, एरिया है पर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर⁴, इजंट इट? तो वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन⁴ इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये स्टीफेंस लॉ है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टीफेंस लॉ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर मैं वो भी अभी सिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा और आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो आज के कंसेप्ट्स इतने मैंने सिखाए हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेक्चर होगा जहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका एमिशन के भी सम्स वगैरह हम लोग करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।